आज हमारा इंट्रो क्लास है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला आपके जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला है बीएनएसएस, दूसरा है आपका सीपीसी, तीसरा है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और फोर्थ है आपका लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2। सबसे पहले है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये 2023 में आया था क्योंकि प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था इसको 25 दिसंबर 2023। इसीलिए एक्ट का जो नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, क्योंकि इनैक्टमेंट डेट 2023 में ही हुआ था। ठीक है, ये इन्फोर्स हुआ था आपका 1 जुलाई 2024 को। इसके अंदर जो टोटल सेक्शन है वो है 531। ठीक है, 531 सेक्शंस हैं। इसके अंदर 39 चैप्टर है और 2 शेड्यूल है, 2 शेड्यूल में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोसीजरल लॉ है। आपको बता दूं, जो हमारे भारत में 2 टाइप के लॉ होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्सटेंटिव, दूसरा होता है प्रोसीजरल। ठीक है, सब्सटेंटिव, दूसरा प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है कि कोई ऐसा लॉ जो आपके राइट्स, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के बारे में बताए। ठीक है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या है, आप किसी के घर में चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, सभी को शांति से जीने का अधिकार है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, गाली देना भी अपराध है। बराबर। तो जो लॉ आपके राइट्स के बारे में बताता है कि आपको ये अधिकार है, आपकी ड्यूटी के बारे में बताता है कि आपको ये करना चाहिए, अगर आप ये नहीं करते हो तो आप अपराध कर रहे हो। ठीक है, आपके ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है। तो ऐसे कोई लॉ जो राइट, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है वो सब्सटेंटिव लॉ होता है। जैसे आपका भारतीय न्याय संहिता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब क्या है, ये सारा जो एक्ट है वो है सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, वो किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपके राइट्स और ड्यूटी बताता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता है, क्राइम और उसके पनिशमेंट के बारे में बताता है, तो उसमें आ गया ना, आपके राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो कवर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आपके ड्यूटीज हैं, जो भी आपके ऑब्लिगेशन है, वो सारे उसमें कवर किए गए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रॉपर्टी के लेन देन में क्या आपका राइट होगा, क्या आपकी ड्यूटी होगी, क्या आपके ऑब्लिगेशन होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी राइट और ड्यूटी है उसके बारे में टीपीए में एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है जो प्रोसीजर बताता है। आपके राइट वायलेट हो गए, मान के चलिए आपके घर में चोरी हो गया। ठीक है, तो चोरी हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, कैसे आपका पुलिस संज्ञान लेगा, कैसे चोर को पकड़ेगा, कैसे उसको जेल में भेजेगा, कैसे उसको कोर्ट ले जाया जाएगा, इसका कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए ना। तो वो प्रोसीजर जो बताता है उसको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ। तो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, जैसे आपने बीएनएस के अंदर कोई आपके राइट वायलेट किए, किसी ने भी कोई अपराध किया, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। जो अपराधी होगा उसके भी कुछ अधिकार होंगे, उसको भी वकील करने का राइट है। ठीक है, उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना चाहिए। ये सारा प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है, तो ये प्रोसेस के बारे में बताता है, प्रोसीजर के बारे में। इसके अंदर जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जब हम बेसिक क्लास करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि अपराध जो होते हैं वो कितने टाइप का होता है, कोर्ट कितने टाइप के होते हैं, पनिशमेंट कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस कैसे कैसे उसको अरेस्ट कर सकता है, वारंट इशू कराना है या नहीं कराना होता। जज जब कोई मैटर देखता है तो उसके पास कौन सा पावर है, किस जज के पास, बोरीवली वाले कोर्ट के पास क्या पावर है, बांद्रा वाले कोर्ट के पास क्या पावर है, दिंडोसी वाले कोर्ट के पास क्या पावर है। हर कोर्ट का अलग अलग पावर है ना, तो सारे पावर के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा सब्जेक्ट है अपना सीपीसी। ठीक है, सिविल द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या इसको सिविल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इनैक्ट हुआ था 21 मार्च 1908 को। ठीक है,
और ये इन्फोर्स हुआ था 1 जन 1909 को, ठीक है। तो इस ये जब एक्ट इनैक्ट हुआ था तो 1908 था, तो इसीलिए हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बोलते हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट डेट से ईयर नहीं आता है, इनैक्टमेंट डेट से ईयर चालू होता है, ठीक है। सीपीसी भी एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ठीक है, तो उसमें कुछ राइट्स होंगे, उनके कुछ ड्यूटीज होगा, तभी तो वो सब्सटैंटिव लॉ था ना, बराबर। अब उसमें अगर मान के चलिए किसी ने आपके राइट वायलेट कर दिए, आपने प्रॉपर्टी दिया, आपने प्रॉपर्टी बेचा, लेकिन आपको पूरे पैसे नहीं मिले, या आपको डॉक्यूमेंट जो है आपके साथ वो डॉक्यूमेंट जो है 4 डॉक्यूमेंट थे, आपको 3 ही मिला, ठीक है। या प्रॉपर्टी आपको बोला था कि यहाँ का दूंगा, वहां का दे दिया, कुछ भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, ठीक है, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, सीपीसी के अंदर जाओगे, क्योंकि सीपीसी क्या बोलता है, सिविल मामले में जो भी मामला होगा उसका मैं प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड सिर्फ प्रोसीजर बताता है। अब मान के चलिए किसी का प्रॉपर्टी के साथ किसी का कोई प्रॉपर्टी लिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो जाएगा सीपीसी में वो पैसा रिकवरी के लिए, ये कैश रिकवरी के लिए, ठीक है, कोर्ट में। तो कोर्ट में कैसे जाएगा वो, ऐसे तो है नहीं कि सीधा मुंह उठा के जाएगा और कोर्ट उसकी बात सुन के उसको बोलेगा पैसा दे दो, ऐसा तो है नहीं, बराबर। इसके लिए एक नियम है, वो पहले सूट फाइल करेगा, सूट बनाने के लिए एक एडवोकेट को हायर करेगा, वो अपने प्लेंट में अपनी सारी बातें लिखेगा, फिर कोर्ट में सबमिट होगा, फिर कोर्ट सामने वाले को समन करेगा, फिर सामने वाला अपना जवाब दाखिल करेगा, फिर कोर्ट दोनों की बातें सुनेंगी, फिर कोर्ट दोनों का एविडेंस लेगा, फिर कोर्ट अगर कोई बंदा नहीं आ रहा है तो एडजर्न कर देगा मैटर, बराबर। तो ये सारी क्या, ये सारा प्रोसीजर है। तो जब हम क्रिमिनल केस के बारे में पढ़ेंगे तो उसका प्रोसीजर कौन बताता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, वो भी प्रोसीजरल लॉ। और जब हम सिविल मैटर के प्रोसेस के बारे में समझेंगे, प्रोसीजर के बारे में समझेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा सिविल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। तो आपका जो दोनों एक्ट है जो हमें पढ़ना है, दोनों प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, दोनों प्रोसीजर ही बताता है। एक बताता है क्रिमिनल मैटर का प्रोसीजर और एक बताता है सिविल मैटर का प्रोसीजर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए आपका तीसरा लॉ क्या था, तीसरा था आपका लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2, ठीक है। तो लेबर लॉ में, लेबर लॉ का तो नाम ही लेबर लॉ है, मतलब कामगार से जुड़ा होगा, मजदूर से जुड़ा होगा, एम्प्लॉय से जुड़ा होगा, बराबर। तो ये जो लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसमें खास करके मजदूरों के बारे में बताया गया है कि उसके राइट क्या होंगे, ठीक है, उस लेबर के ऑब्लिगेशन क्या होंगे, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर कोई फीमेल वर्कर है तो उनके लिए पूरा सिस्टम है वहां पे या वॉशरूम वगैरह का या नहीं है, ठीक है। वर्किंग स्टैंडर्ड वहाँ का कैसा है, मिनिमम वेजेस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको हॉलीडे समय से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनका सोशल सिक्योरिटी है या नहीं, मतलब पीएफ ईएसआई ये जो होता है ना, प्रोविडेंट फंड और भविष्य निधि वगैरह, ये सब उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर कवर होता है। ये जो लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसका मेन पर्पज सिर्फ ये है कि हमें एम्प्लॉई के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, ठीक है, और फेयर ट्रीटमेंट हो ये इंश्योर करना है, और लीगल फ्रेमवर्क किसी भी कंपनी के अंदर है या नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इंश्योर करना, ठीक है। तो बेसिक पर्पज यही है आपके इस कानून का। इसके अंदर हम लोगों को जो सिलेबस में है वो दो है सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। पहला है हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये दो मेजर एक्ट हैं जो हमें आपके इस एक्ट में कवर करना है। हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है पीआईएल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को बहुत सारे जूरिस्ट आए, ठीक है, किसी का मानना था कि ये लॉ है ही नहीं, किसी का मानना था कि ये लॉ है। एक जॉन ऑस्टिन होते थे, ठीक है, उस टाइम पर ये भी जूरिस्ट थे, उनका मानना था कि ये लॉ नहीं है, ठीक है, ये बस एक पॉजिटिव मोरालिटी है जो एक देश दूसरे देश से देख के वो ऑब्जर्व करते हैं और काम करते हैं, ठीक है।
कि उनका मानना था कि लॉ का मतलब क्या है, लॉ का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल से वो कनेक्ट हो, हर एक इंडिविजुअल के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हालांकि इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं करता है। आप मान के चलिए हम भारत में हैं, ठीक है, अब किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, इंटरनेशनल लॉ के अधिकारी को पता चलेगा क्या कि भारत के, महाराष्ट्र के, मुंबई के, मलाड के, काजीपाड़ा में एक बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो आएगा क्या इसका फंडामेंटल राइट ये करने, प्रोटेक्ट करने? नहीं आएगा ना। हालांकि लॉ का मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को वो प्रोटेक्ट करे, हालांकि इंटरनेशनल लॉ नहीं करता। तो जॉन ऑस्टिन का यही मानना है कि इंटरनेशनल लॉ के लिए, जो लॉ के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो इंटरनेशनल लॉ फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उनका सीधा सा मानना था कि ये पॉजिटिव मोरालिटी हो सकता है लेकिन ये लॉ नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि फेडरल पॉलोक था, मैं जब बेसिक पढ़ाऊंगा ना तो फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। एक फेडरल पॉलोक था, उसका मानना था कि नहीं ये लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ है, क्योंकि ये कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो लॉ के फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका मानना था कि ये लॉ है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इंटरनेशनल लॉ है क्या, ठीक है। म्यूनिसिपल लॉ क्या होता है, देखिए कानून दो तरीके का होता है, एक होता है म्यूनिसिपल लॉ, एक होता है इंटरनेशनल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ का मतलब होता है किसी नेशन का जो लॉ होता है उसके अंदर जो लोग गवर्न होते हैं वो म्यूनिसिपल लॉ होता है, ठीक है। और जो हर नेशन को कवर करे वो होता है इंटरनेशनल लॉ। जैसे हमारे भारत में अपना बीएनएस है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये क्या है, ये हमारा म्यूनिसिपल लॉ है, क्योंकि हमारे ये भारत, हमारा जो भारत है उसके अंदर ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। तो म्यूनिसिपल लॉ का मतलब होता है किसी स्टेट का, स्टेट का मतलब नेशन, किसी नेशन का जो लॉ होता है वो म्यूनिसिपल लॉ होता है। और इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल लेवल पर कोई लॉ है तो इंटरनेशनल लेवल के लॉ हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ डेफिनेशन क्लॉज है वो हमें पढ़ना है, कुछ उसके डॉक्ट्रिन्स हैं, थ्योरीज हैं वो हमें पढ़ना है, फिर लॉ ऑफ सी पढ़ना है। हर देश का अपना अपना एक समंदर का किनारा होता है, उनका एक दायरा होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हमारा इसका सीरीज आएगा, और ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, तो उसमें पढ़ेंगे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ठीक है, ये सब। इसके बाद स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन हम पढ़ेंगे, ट्रीटी पढ़ेंगे, हमारा किस देश के साथ ट्रीटी है, कौन कौन सा ट्रीटी अभी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ठीक है, ट्रीटी क्या होता है। इसके बाद यूएन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, डब्ल्यूएचए क्या काम करता है, आईएलओ क्या है, ये सारी चीजें जो भी इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसके बारे में हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमारा चारों सब्जेक्ट है जो हमें आगे कवर करना है। मैंने आप लोगों को सारे नोट्स भेज दिए हैं। अभी जो 2 मार्क्स, 6 मार्क्स और 13 मार्क्स के मैंने 2 सब्जेक्ट के भेजे हैं, ठीक है। तीसरा का मेरा कंटिन्यू है, 1 वीक में वो भी बना के भेज दूंगा, और इसके बाद आपका ये जो 4th सब्जेक्ट है उसका भी बना के भेज दूंगा। तो 15 दिन में मोटा मोटी आपका वो दोनों कवर करके भेज दूंगा ग्रुप में। आपका सिर्फ आपको वही पढ़ना है क्योंकि वो 15 साल के सवाल है, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुआ है, तो आपने देखा होगा स्टार मार्क है, जिस पे जितना ज्यादा स्टार है वो समझो उतना बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले ईयर में जो बच्चे थे 5th सेमेस्टर में उनको भी पढ़ाया था, तो उनको भी बहुत सारा सवाल जो है 99% टकराया था, ठीक है। उसके मैंने हैंड नोट्स भी बनाए थे, मैं अभी देख रहा था नोट्स, तो उसमें मुझे मिला है कि मैंने हैंडमेड नोट्स भी बनाया था। मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में वो भी भेज दूंगा, ठीक है। बाकी सारा मटेरियल भेज ही दिया है। आप लोगों को कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे, नए नए बुक पढ़ते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट मटेरियल रखो कि हमें यही पढ़ना है और इसी पे फोकस करो। आप हर नए नए बुक ले लोगे या नया नया नोट्स ले लोगे तो आप इधर उधर हो जाओगे, ठीक है। तो जो मैंने दिया है भरोसा करके आप लोग पढ़िए, अच्छे स्कोर करोगे, ये पूरा उम्मीद है ना, ठीक है। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा जो मंडे को हम करने वाले हैं, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रहेगा, ठीक है।
उसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि FIR, ठीक है, कैसे होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे तो FIR होगा, तो उससे पहले हम अपराध करेंगे, ठीक है, तभी तो FIR होगा ना। हम कौन सा अपराध करेंगे तो FIR होगा, कौन सा करेंगे तो नहीं होगा, हम वो भी पढ़ेंगे। तो अपराध को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल कवर करने वाले हैं। ये छोटा सा सेशन इसलिए रखा था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर हम मॉड्यूल वाइज भी करने वाले हैं कि आपके मॉड्यूल में क्या है। अपने पास 6 महीना है, बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तक में किसी को कुछ पूछना हो